All right, let's begin. So last class हम aromatic compounds discuss करे थे. So we have completed the discussion. We had discussed the differences between aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. अब आप बताओ कि out of those three, aromatic, anti-aromatic and non-aromatic, which one does not exist? Which one simply does not exist? Correct. Anti-aromatic simply does not exist because anti-aromatic compounds are highly unstable and they simply never exist. इसके अलावा हमने उसके लिए रूल्स देखे थे, cyclic, planar, delocalized, and for aromatic it is 4n plus 2 pi electrons, for anti-aromatic it is 4n electrons, and non-aromatic के लिए simply एक ही criteria है कि it should be cyclic. Alright, उसके अलावा planar हो या delocalized हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. The only important criteria is cyclic. Now, सो अब देखो उसके अलावा हमने जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स देखे हैं वो हमने सारे के सारे सिंगल रिंग में देखा है, राइट? बट देयर कैन बी मेनी एग्जांपल्स वेयर यू डू नॉट जस्ट हैव वन रिंग, यू कैन आल्सो हैव मल्टीपल रिंग्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल, एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज नैप्थलीन. नैप्थलीन में कितने रिंग्स होते हैं बताओ? करेक्ट, नैप्थलीन में 2 रिंग्स होते हैं, राइट? सो अगर आप नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो वो कुछ इस तरह से बनेगा. ना अब देखो, अगर आपके पास कभी भी मल्टी साइक्लिक रिंग होता है या अगर आपके पास कभी भी एक रिंग से ज्यादा होता है, इन दैट केस व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एट द बाउंड्री. राइट, सो एट द बाउंड्री यानी कि ये वाला जो पोर्शन है जो कि सिर्फ बाउंड्री पर है, अंदर का नहीं, जो कि सिर्फ बाउंड्री पे है. तो अगर मैं सिर्फ बाउंड्री वाले पाई बॉन्ड्स काउंट करूं तो कितना होगा बताओ? दिस इज 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड एंड 5 पाई बॉन्ड्स. सो अगर 5 पाई बॉन्ड्स हुए तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ? ऑब्वियसली 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक में आएंगे या एंटी एरोमेटिक में आएंगे? ऑब्वियसली 10 इलेक्ट्रॉन्स इज 4n plus 2, तो ये आपका एरोमेटिक में आएगा. ऑलराइट, नाउ इसके अलावा देयर इज आल्सो अनदर वेरी कॉमन एग्जांपल कॉल्ड एज एंथ्रासीन. एंथ्रासीन में आपके होते हैं 3 रिंग्स. ऑलराइट, इट इज वेरी सिमिलर, बस यहाँ पे आपके पास 3 रिंग्स होते हैं. So this one looks something like this. Alright, काउंट करो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? पाई बॉन्ड्स तो आपको दिख ही रहे हैं, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स है बताओ? एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं, सही तो है. Alright, so 7 pi bonds, that is 14 electrons. This is also 4n plus 2. तो ये भी आपका क्या रहेगा? ये भी आपका aromatic आ रहेगा. Alright, let's take one more. कॉपी कर लो यहाँ तक. This is anthracene, ANTHRACENE. हो गया? Alright, and we can also take any random structure. नहीं, आपको नैप्थलीन और एंथ्रासीन तो याद रखना ही है because these are very common structures, but आपको हर एक स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है. No, they can be obviously any random structure जो कि आपको, रुको ध्यान दो. So they can be also any random structure जैसे कि ऑलराइट, इसमें आप बताओ. Always count the pi bonds only at periphery. राइट, सो देखो
इससे पहले कि मैं आपको इसका आंसर बताऊं, राइट, इससे पहले कि मैं आपको इसका आंसर बताऊं, दिस इज नॉट अ वेरी यूजफुल रूल इन केस ऑफ मल्टीपल रिंग्स। ओके, मल्टीपल रिंग्स के केस में देखो ये चीज आपका यूजफुल क्यों नहीं है। वेरी सिंपली, अगर मैं इसको काउंट करूं, ऑलराइट, अगर मैं इसको काउंट करूं, हाकल रूल अगर मैं काउंट करूं तो मुझे सिर्फ पेरीफेरी पे ही काउंट करना है, ऑलराइट। सो अगर मैं काउंट करूं तो देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा, ऐसा ना। और 6 पाई बॉन्ड्स यानी कि मेरे पास कितने हुए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हुए, राइट। 12 इलेक्ट्रॉन शुड गिव मी एंटी एरोमेटिक, ऐसा ना, राइट, इट शुड गिव मी एंटी एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम क्या है, या यहाँ पे कहाँ पे इशू आता है कि अगर मैं एक बेंजीन रिंग बना रहा हूँ, आई कैन शो द डबल बॉन्ड्स लाइक दिस, और आई कैन ऑल्सो शो द डबल बॉन्ड्स इन एग्जैक्टली द ऑपोजिट वे, ऐसा ना, दोनों ही करेक्ट होंगे। ओके, दोनों ही करेक्ट होंगे। सो अभी देखो अगर मैंने इसको इस तरह से शो किया तो मेरे पास कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स आए आउटर मोस्ट में। लेकिन अगर मैं इस बेंजीन रिंग को बस चेंज कर दूं, ओके, दैट इज अगर मैं यहाँ यहाँ और यहाँ बना दूं, ओके, इफेक्टिवली तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, राइट, इफेक्टिवली तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब बताओ मेरे पास पेरीफ्री में कितने आ जाएंगे, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आ जाएंगे। ओके, अब मेरे पास कितने हो गए, 7 पाई बॉन्ड्स हो गए, दैट इज नाउ आई हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस बिकम्स एरोमेटिक, यस और नो, right? So this is not a very useful rule in case of multi electronic species, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ दिख ही जाएगा। ओके, सो इन दैट केस व्हाट आई हैव फाउंड द बेस्ट केस सिनेरियो, ओके, ऐसे केस में मैंने हमेशा बेस्ट आंसर या बेस्ट मेथड क्या देखा है कि अगर आप किसी रिंग का पाई बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हो, ओके, जैसे यहाँ पे हमने पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है, तो अगर आप किसी रिंग का पाई बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हो एंड अगर उसके बाद एरोमेटिक आ जाता है, जैसे हमारे पास पिछले केस में एरोमेटिक आया, बट जब मैंने इसी का ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया तो मेरे पास क्या आ गया, एरोमेटिक आ गया। फर्स्ट केस में एंटी एरोमेटिक था, अब एरोमेटिक आ गया। ओके, सो इन दिस केस इट इज बेस्ट दैट वी कंसिडर इट टू बी एरोमेटिक। आप एक बार रिंग्स बोल रहा हूँ, आप एक बार पाई बॉन्ड्स को शिफ्ट करके देख लो, ऑब्वियसली रेजोनेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आप एक बार पाई बॉन्ड्स को शिफ्ट करके देख लो, एंड अगर शिफ्ट होने के बाद वो एरोमेटिक आ रहा है, देन वी नीड टू कंसिडर दिस एज एरोमेटिक। ओके, सो जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। तो आप ये वाला डायग्राम भी बनाना है, पिछला वाला तो आपने बना ही लिया था, ये वाला भी आप चेंज करके बना लो, राइट। सो फाइनली दिस शुड बी एरोमेटिक। देयर आर 8 पाई बॉन्ड्स, दैट इज ट्रू, देयर आर 8 पाई बॉन्ड्स, लेकिन हमें सिर्फ बाउंड्री पे ही काउंट करना है, तो ये वाला बाउंड्री पे तो नहीं है, ये वाला तो अंदर है, बाउंड्री पे तो यही है ना, क्लियर, राइट। कुछ नहीं, आप बस ये लिख लो, आपने पहला डायग्राम तो बना लिया होगा, मैंने यहाँ पे डायग्राम में चेंज किया, आप चेंज्ड डायग्राम भी बनाओ। ओके, पहले वाले में लिखो एंटी एरोमेटिक, दूसरे वाले में लिखो एरोमेटिक। आप ये लिखो, इफ ऑन शिफ्टिंग द पाई बॉन्ड्स वी गेट एन एरोमेटिक स्ट्रक्चर, देन द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ ऑन शिफ्टिंग पाई बॉन्ड्स वी गेट एरोमेटिक, then consider it to be aromatic, then consider it to be aromatic। सिंगल रिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट मल्टीपल वाले में दिक्कत आ रहा है, एंड ऑब्वियसली देयर कैन बी मेनी 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 एक्सेप्शंस हियर। ये वाला आपने बना लिया, ये तो मैंने एक रैंडम सा डायग्राम बना दिया, ऑब्वियसली यहाँ पे और भी कितने भी रिंग्स ऐड किए जा सकते हैं, कोई भी एक रिंग, अरे कोई भी एक रिंग शिफ्ट करो, मल्टीपल रिंग शिफ्ट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट इज कि आपका एरोमेटिक आ रहा है क्या। ऑलराइट, डन। नाउ देयर इज आल्सो वन मोर वेरी कॉमन एक्सेप्शन, कंप्लीट कर लो। If on shifting pi bonds we get aromatic, then consider it to be aromatic। अगर आपको pi bonds shift करने के बाद aromatic मिल रहा है, so in that case हम aromatic ही consider करेंगे। Complete हो गया? Alright. So again, like I said, there can be many exceptions। एक और काफी common exception आपका ये compound होता है,
देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स मैंने रैंडमली शिफ्ट नहीं किया है, यहाँ पे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, तो मैंने इन तीनों में रेजोनेंस ही शो किया है। रेजोनेंस होने के बाद आपका ये हुआ है, मैंने रैंडमली शिफ्ट नहीं किया है, मैंने इसको प्रॉपरली जैसे शिफ्ट होगा वैसे ही किया है। ऑलराइट। ऑलराइट, ये बताओ ये क्या आएगा? ऑलराइट, ना देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे चार पाई बॉन्ड्स है, साइक्लिक प्लेनर डीलोकलाइज्ड। राइट, साइक्लिक प्लेनर डीलोकलाइज्ड। तो देखने से हमें क्या लग रहा है कि ये चीज आपका एंटी एरोमेटिक आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नहीं होता है। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर को आप कई बार ऐसे पढ़ोगे एज टब शेप्ड। ऑलराइट, जो बाथरूम में टब होता है उसकी तरह इसका शेप होता है। इसका शेप इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब आप बताओ ये चीज क्या आ जाएगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? हाँ, टब बोट जैसा आपको समझना है समझो। अब बताओ ये चीज क्या आ जाएगा? हाँ, एंटी के लिए इट शुड बी साइक्लिक प्लेनर एंड डीलोकलाइज्ड। यहाँ पे एक टब जो है वो ऑब्वियसली प्लेनर तो नहीं होगा। ओके, सो इफ दिस इज नॉन प्लेनर तो ये क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट। सो यहाँ पे मैं क्या समझना है, बिकॉज दिस इज नॉट प्लेनर, बिकॉज दिस इज नॉट प्लेनर, तो ये मेरा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। ओके, दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सेप्शन, कई बार ये चीज क्वेश्चन में आता ही आता है। कंप्लीट कर लो। डन। डन। ऑलराइट, सो आपका एरोमेटिक में देखो मोर और लेस क्या चीज, नॉन एरोमेटिक तो बोला मैंने, नॉन एरोमेटिक इज द आंसर। आप चाहते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉट एंटी एरोमेटिक, नॉट एंटी एरोमेटिक। ओके, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेप्शन। क्लियर? हाँ, कार्बन सारे sp2 है, अगेन वही तो मैंने बोला ना, दिस इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पर भी तो सारे कार्बन sp2 है, यहाँ पर भी सारे कार्बन sp2 है। डन। ओके, नाउ इसी में हम कंटिन्यू करें सेम चीज। एरोमेटिक पार्ट खत्म, एरोमेटिक पार्ट इज डन, बट हम कार्बोकैटायंस में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। राइट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। ना मैंने आपको बताया था रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, तीनों में से मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? करेक्ट, रेजोनेंस। हमारा ऑर्डर क्या है? रेजोनेंस मोर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट। राइट, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या ऑर्डर याद रखना है फॉर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का हमारा क्या ऑर्डर है, और ये चीज आपको याद रखना है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। राइट, ये चीज हमने डिस्कस किया था कि ये चीज और फर्दर रीअरेंज नहीं होता है। हालांकि हमने वहां पे जब डिस्कस किया था मैंने आपको क्या बताया था कि ये चीज यहाँ से यहाँ रीअरेंज होके नहीं जाता है, बिकॉज दिस इज हाईली स्टेबल। ओके, नाउ दिस इज फॉलोड बाय एरोमेटिक कार्बोकैटायंस। अगर आपके पास कार्बोकैटायन है जिसकी वजह से कि वो एरोमेटिक बन रहा है, देन दिस इज नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक कार्बोकैटायंस। दिस इज फॉलोड बाय बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल यानी कि टोलुइन या बेंजीन, मिथाइल एंड देन इस पे कार्बोकैटायन। ओके, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल टू दिस। ओके, कई बार आप बुक्स में इन दोनों को इंटरचेंज देखोगे कि कई बार आप बुक्स में देखोगे दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन और दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। ठीक है, बट टिपिकली ये दोनों बराबर ही होते हैं। यू शुड ऑलवेज चेक योर ऑप्शंस, आप हमेशा ऑप्शंस चेक करो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा इसके अलावा देन दिस इज ग्रेटर देन थर्ड डिग्री, which is greater than second degree, which is greater than 1 degree, which is greater than methyl, which is greater than double bonded. Okay, लिख लो।
आपका टिपिकल ऑर्डर यही है, आप इसी ऑर्डर से मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी का ऑब्वियसली आपको कई बार ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा। क्या चीज? ये वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला इज डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज विनाइल कार्बोकैटायन। विनाइल कार्बोकैटायन, दिस इज कॉल्ड एज एलाइल कार्बोकैटायन। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं। ओके, दिस इज बेंजाइल कार्बोकैटायन। आफ्टर व्हाट? आफ्टर व्हाट? ये चीज यहां पे कंटिन्यू हो रहा है, ये चीज यहां पे कंटिन्यू हो रहा है। लिख लिया? ओके, ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज किए, एलाइल एंड विनाइल। इसका मतलब क्या होता है? ना सपोज करो कि अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ओके, दिस इज लेट्स से C1, दिस इज C2, दिस इज C3। ओके, डबल बॉन्ड पे ही जो पोजीशन है, ओके, डबल बॉन्ड पे ही जो पोजीशन है, यानी कि यहाँ पे कौन सा कार्बन हुए बताओ? डबल बॉन्ड पे ही जो पोजीशन है, यानी कि यहाँ पे मैं कौन से कार्बन को रेफर कर रहा हूँ? करेक्ट, C1 C2। राइट, सो C1 C2 जो पोजिशन है इनको हम बोलते हैं विनाइल। राइट, सो अगर आप कभी पढ़ोगे विनाइल हैलाइड, राइट, या अगर आप कभी पढ़ोगे विनाइल क्लोराइड, तो उसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड पे ही आपका क्लोरीन अटैच्ड है। राइट, एंड डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो पोजीशन होता है, ओके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कौन सा पोजीशन आएगा? C3। राइट, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो पोजीशन होता है इसको हम बोलते हैं एलाइल। राइट, सो अगर सपोज करो आपने कभी पढ़ा विनाइल क्लोराइड, ओके, सो विनाइल क्लोराइड का मतलब क्या होगा? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड इसी पे एक और क्लोरीन अटैच्ड हो। ओके, या अगर आपने कभी पढ़ा लेट्स से एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कनेक्टेड टू अनदर कार्बन, 1 2 3, ब्रोमीन कहां पे अटैच होना चाहिए? करेक्ट, थर्ड वाले पे अटैच होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इनमें से कोई भी कार्बन हो सकता है क्या मतलब? फिर से देखो, विनाइल मतलब डबल बॉन्ड पे ही, ओके, विनाइल इज डबल बॉन्ड पर ही, एलाइल इज डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में, बस इतना सही है। सो विनाइल क्लोराइड यानी कि क्लोरीन डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से ही अटैच्ड हो, एंड एलाइल का मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो पोजीशन है उससे अटैच्ड हो। क्लियर? इनमें से कोई भी कार्बन में अटैच हो सकता है क्या? कार्बन में अटैच का मतलब क्या है? इसके साथ एक और कार्बन आप बोल रहे हो क्या? हाँ, तो ये तो रहा, इसके साथ कार्बन अटैच तो है, देखो डबल बॉन्ड पे कार्बन अटैच तो है, उससे फर्क नहीं पड़ता। राइट, जैसे कि देखो सपोज करो अगर मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिया, ऑलराइट, दिस इज 1 2 3 4 5। नाउ लेट्स से मैंने आपको बोला विनाइल कार्बोकैटायन, ध्यान दो, विनाइल कार्बोकैटायन, तो इसका मतलब मेरा कार्बोकैटायन कौन कौन से पोजीशन पे हो सकता है? करेक्ट, विनाइल कार्बोकैटायन मैंने बोला यानी कि वो मेरा 2 and 3 पे हो सकता है। राइट, इट कैन बी ऑन 2 और इट कैन बी ऑन 3, दोनों ही आपके विनाइल कार्बोकैटायन ही आएंगे। अगर मैंने आपको बोला यहाँ पे कार्बोकैटायन एलालिक पोजीशन पे है, तो कौन कौन से पोजीशन आएंगे? करेक्ट, 1 and 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, ओनली 1 and 4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्लियर? ऑलराइट, तो ये यहीं पर ही है, यहाँ तक आप सभी ने कॉपी कर लिया, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो बस समझाने के लिए था। डन? ऑलराइट, नाउ ऑब्वियसली देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सेप्शंस। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो कि आपको याद रखना है is this one,
ओके, हालांकि मैंने आपको एक्सेप्शन बोल दिया तो दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस, बट स्टिल देन अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपको इन दोनों में कंपेयर करना है कि अच्छा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, अगर आपको एक्सेप्शन नहीं पता होता तो आप मुझे फैक्टर्स क्या बोलते। यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, यस और नो, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास 9 अल्फा एच है, राइट। सो आई हैव रेजोनेंस हियर, आई हैव हाइपर कॉन्जुगेशन हियर। आइडियली क्या टू मोर, आइडियली हम क्या बोलते हैं कि रेजोनेंस ज्यादा आता, ओके, बट दिस इज एन एक्सेप्शन हियर कि अगर आपके पास 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है तो दिस वन इज इन पर्टिकुलर मोर स्टेबल देन दिस वन, दिस इज एन एक्सेप्शन हियर, ओके। बट आपको ये समझना है कि यही एक्सेप्शन है अगर इंस्टेड मैं कुछ ऐसा करूं, ओके, इंस्टेड अगर मैं कुछ ऐसा करूं, तो अभी भी मेरे पास यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे मेरे पास अल्फा एच कितना है बताओ, यहाँ पे मेरे पास अल्फा एच कितना है, करेक्ट, यहाँ पे 8 है। तो 9 वाला में ही एक्सेप्शन आता है, 8 वाला जो है वो नॉर्मल ट्रेंड ही फॉलो करता है। इज दैट क्लियर? देख लो। देख लिया आप सभी ने? दिस इज बाई फार द मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन। इसके अलावा कोई भी अगर एक्सेप्शन आता रहेगा तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। यहां तक आप सभी ने लिख लिया? कंप्लीट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। देखो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑलराइट, सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन। देखो कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। ए बी सी, आप पहले ये 4 ही ट्राई करो। ओके, सो ऑब्वियसली सीक्वेंस में ये ए बी सी डी ई, ए बी सी एंड ए बी सी डी। ऑलराइट, ट्राई करो। देखो नन ऑफ दीज आर टू डिफिकल्ट। हो गया क्या? सीबीएसई रिजल्ट एट 2 PM। ठीक है, अभी तो उसमें टाइम है। और आपका कौन सा सीबीएसई रिजल्ट, तो आपके सीनियर्स का आएगा। ये आपके 10th का? अच्छा, आपके 10th का भी तो आएगा शायद।
अच्छा तुम लोगों ने 10 दिया था। अच्छा आता रहता है, कुछ कुछ लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट करते रहते हैं। एनीवेज ये हो गया क्या? कंप्लीट हो गया? हुआ नहीं हुआ? लास्ट में तीनों सब बेंजीन है, हाँ लास्ट वाला डायग्राम है उसमें तीनों ही बेंजीन है, यस। Last one में yes, last one में you have four structures. First one with one benzene, second one with two benzene, last one with three benzene, and ये same as this one. जल्दी जल्दी हो गया क्या? डन, ऑलराइट। तो सबसे पहले आप मुझे फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। ऑलराइट, फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? करेक्ट, ए फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी। ऑलराइट, इसका रीजनिंग आपको पता है। मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल फॉलोड बाय एलाइलिक, एंड ये तो आपका 1 डिग्री है। ऑलराइट, नाउ ए बी सी डी ई, ठीक है। ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा क्या आएगा? करेक्ट, सबसे पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर लास्ट में ई। ई आपका लास्ट में क्यों आएगा? बिकॉज दिस इज अ विनाइल कार्बोकेटाइन। विनाइल कार्बोकेटाइन आर हाईली अनस्टेबल, आपको ध्यान में रखना है। विनाइल कार्बोकेटाइन आर हाईली अनस्टेबल। नाउ 1 2 3 तो बहुत ही ऑब्वियस है, इसका क्या आएगा बताओ? क्या आएगा इसका? सी बी ए आएगा। हाँ सी बी आएगा। यहाँ पे एक इसके साथ रेजोनेंस है, यहाँ पे दो के साथ रेजोनेंस है, यहाँ पे तीन के साथ रेजोनेंस है। राइट, सो सी बी है। सो ये क्वेश्चन देने का बस पॉइंट इतना ही था कि अगर आपको कभी ऐसा मिले तो आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा जितना ज्यादा मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स है उतना ही ज्यादा रेजोनेंस होगा। क्लियर? लास्ट वाला ए बी सी डी, लास्ट वाला बताओ। लास्ट वाला शुड बी वेरी सिंपल। हाँ, मोस्ट स्टेबल कौन सा आएगा वापस सोचो। हाँ हाँ, ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल है, दैट इज ट्रू। ओके, ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल है, दैट इज ट्रू, बट इन सब में से मोस्ट स्टेबल कौन सा आएगा? करेक्ट, इन सब में से मोस्ट स्टेबल आएगा डी फॉलोड बाय बी। वेरी गुड, अब तो आपसे हो गया, फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय। इज दैट क्लियर? ओके, आपको यहाँ पे क्या समझना है कि दिस इज ओनली स्लाइटली मोर स्टेबल देन दिस वन। ओके, दिस इज ओनली स्लाइटली मोर स्टेबल देन दिस वन। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंगल बेंजीन था, बट यहाँ पे अब दो बेंजीन है रेजोनेंस के लिए, एंड यहाँ पे मेरे पास तीन बेंजीन है रेजोनेंस के लिए। सो ऑब्वियसली ये वाला आपका मोस्ट स्टेबल आएगा। ओके, बी एंड सी पे इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तो आपका ऑब्वियसली रेजोनेंस है, तो इंडक्टिव तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एंड सी वाले में अब जब यहाँ पे रेजोनेंस यहाँ पे रेजोनेंस, तो यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही काम आएगा। ठीक है, क्लियर? कौन सा? एक सेकंड रुको, फर्स्ट वाले में कोई डाउट है क्या? फर्स्ट वाले में एनी डाउट्स? नहीं? रुको, फर्स्ट वाले में एनी डाउट्स? फर्स्ट वाले में किसी को डाउट नहीं है? नहीं, ऑलराइट। सेकंड वाले में डाउट है क्या? सेकंड वाले में कौन सा डाउट है?
ई नंबर इज विनाइल कार्बोकेटायन। मैंने जब आपको पूछा फर्स्ट वाले में डाउट है क्या, तब आप क्या कर रहे थे? देखो फर्स्ट वाले में दिस इज रेजोनेंस, दिस इज रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो ऑलरेडी ऑर्डर डिसाइड हो गया ना, तो ये तो लास्ट में आना ही था। ओके, एंड इन दोनों में ऑब्वियसली आपका ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? यू डोंट ऑलवेज हैव टू कंसिडर एवरी फैक्टर, आप सिंपली ये देखो कि कौन सा ऑलरेडी ज्यादा आ जाएगा, उसके आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। कौन सा ए स्टेबल है? आप वन की बात कर रहे हो या टू की बात कर रहे हो? वन की बात तो ये तो हमने डिस्कस किया था, वन इज मोस्ट स्टेबल, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, ये तुमने डिस्कस किया था। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा आता है, राइट? ये तो हमने डिस्कस किया था, तो ये एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शन, ये बस आपको मेमोराइज करना। नाउ यहाँ पे ई वाले में, यहाँ पे ई वाले में दिस इज विनाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ही पॉजिटिव चार्ज है, विच इज वाई दिस इज लीस्ट स्टेबल, राइट? हमने यहाँ पे लिखा था विनाइल कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल, बाकी का तो ऑब्वियस है। डन, राइट? सो हमने काफी डिटेल में पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी डिस्कस कर लिया है। नाउ व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अनदर चैप्टर व्हिच इज एसिड्स एंड बेसिस, तो वहां पर हम नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड वहां पे आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव का स्टेबिलिटी का और भी ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर पार्ट। फोर्थ में डाउट है? एक सेकेंड, फोर्थ में डाउट है? फोर्थ वाले में क्या डाउट है बताओ? सी शुड बी मोर देन ए, हाँ वही तो मैंने लिखा है, सी इज मोर देन ए, वही तो मैंने लिखा है, सी इज मोर देन ए। Yes, A and C are exception. Clear? All right. Next, देखो. So the next part that we're going to discuss is halogenation. Halogenation का मतलब क्या हुआ? Simply आप उस compound में एक halogen add कर रहे हो, right? And in this case, the particular thing that we are going to discuss is photohalogenation, right? Halogenation और photohalogenation. Next chapter नहीं है, हम GOC में ही continue कर रहे हैं. GOC में बहुत सारे reactions हैं. Next chapter नहीं, हम GOC में ही continue कर रहे हैं. नेक्स्ट इज फोटो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन और फोटो हैलोजिनेशन। फोटो हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आप हैलोजन ऐड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ, बताओ, वेरी डिफिकल्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, एज सिंपल एज दैट। सो हैलोजिनेशन या फोटो हैलोजिनेशन क्या होता है? इट इज द एडिशन ऑफ हैलोजन, इट इज द एडिशन ऑफ हैलोजन टू हाइड्रोकार्बन। टिपिकली हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ही यूज करते हैं, to a hydrocarbon in the presence of light, in the presence of light. Okay, second point, it follows free radical mechanism, it follows free radical mechanism, and the order of reactivity, and the order of reactivity is fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine most reactive, iodine least reactive. Lastly, the ease of replacement, the ease of replacement of hydrogen is, इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा, अभी के लिए आप इसको लिख लो. The ease of replacement of hydrogen is third degree hydrogen most easily replaceable, followed by second degree hydrogen, followed by 1 degree hydrogen. Okay, most easily replaceable, most easily replaced. लिख लो. इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा, अभी के लिए आप बस कॉपी कर लो.
डन, राइट। टिपिकली कोई भी हैलोजिनेशन का आपका रिएक्शन क्या होता है, CX, ओके लिखते रहो। टिपिकली आपका कोई भी हैलोजन का रिएक्शन क्या होता है, CHXY रिएक्टिंग विथ, जस्ट मैं इसको AB कर देता हूँ ना, CaHB reacting with X2. X2 is any halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine in the presence of light, that is H mu. तो ये टिपिकली मुझे क्या देना चाहिए, CaHB -1 into X plus HX। देखो चेक करो, समझ में आया क्या, H mu लाइट, कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट, H mu अभी तो बोला लाइट, यस H mu। Yes, the ease of replacement, most easily replaced. Yes, this is HB -1, क्योंकि इसमें से एक H रिप्लेस हो गया, एक H रिप्लेस हो गया तो एक H कम हो गया, वो H जो है अब X के साथ कंबाइन कर रहा है। देख लिया, लिख लिया, लास्ट में HX, HX, HX। डन, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं जो आप इतना लिख रहे हो। डन, अभी तक हमने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया। ऑलराइट, द फर्स्ट पार्ट इज ऑब्वियसली फ्लोरिनेशन। The first part is fluorination and this is by far the easiest, right? This is by far the easiest. कभी भी अगर आप कोई भी हाइड्रोकार्बन में, right, if you take any hydrocarbon and you fluorinate it, right, हमेशा इसमें एक ही रिएक्शन होगा, जितना भी हाइड्रोजन है वो सारा का सारा फ्लोरीन से कंबाइन करेगा, राइट। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, सो इट विल फॉर्म 4HF एंड कार्बन जो है वो एज इट इज रह जाएगा। ओके, द कार्बन रिमेन्स एज इट इज। फ्लोरीन जो है इस हाइड्रोकार्बन से सारा का सारा हाइड्रोजन खींच लेता है। ओके, सो अगर सपोज करो फिर मैं ये वाला लिखता हूं, तो बताओ यहाँ पे मेरे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इट लीव्स ऑल दी कार्बन बिहाइंड एंड कंबाइंस विद दी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, करेक्ट, यहाँ पे मेरे पास आएगा 6HF प्लस 2 कार्बन। इज दैट क्लियर? C2 नहीं होगा, 2C होगा, क्योंकि कार्बन इज, जब कार्बन एज कार्बन एग्जिस्ट करता है, नॉट C2। क्लियर? सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें क्या समझना है कि फ्लोरिनेशन is a highly violent slash explosive reaction, is a highly violent slash explosive reaction and is never carried out directly, and is never carried out directly or in presence of light, or in presence of light. Fluorination is a highly violent and explosive reaction. क्या हो रहा है ये? Is a highly violent and explosive reaction and is never carried out directly or in presence of light. यानी कि आप अगर कभी भी इस रिएक्शन को करोगे तो लाइट में कभी भी नहीं करोगे. Okay, and it is by the way never carried out directly. Okay, it removes all the hydrogen to form HF and leaves carbon behind. Right? Fluorination is easiest. First point is fluorination is a highly violent or explosive reaction. Fluorine obviously most reactive होगा out of bromine, chlorine, iodine. Fluorine is obviously highly reactive, इसलिए हम कभी भी fluorination को directly नहीं करवाते. डायरेक्टली नहीं करवाते का मतलब आप कभी भी हाइड्रोकार्बन और फ्लोरीन को डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करवाते, हमेशा इनडायरेक्टली.
क्लियर? लाइट हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जहां पर की एनर्जी चाहिए होता है, बट फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव कि उस केस में हमें एनर्जी भी नहीं चाहिए। जैसे कि आपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा कि सोडियम को हम पानी में डालते ही, राइट, यू मस्ट हैव स्टडीड कि सोडियम या पोटेशियम को हम कभी भी डायरेक्टली में पानी नहीं डालते। ओके, रीजन करेक्ट, इट इज एन एक्सप्लोसिव रिएक्शन और इट कैचेस ऑन फायर। और वेराज यहीं पे अगर आप चाहो तो आयरन, राइट, अगर आप आयरन को तो आराम से पानी में डाल सकते हो, राइट, या अगर आयरन एंड वाटर का आपको रिएक्शन करवाना है देन इन दैट केस वाटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। याद आ रहा है? राइट, सो वहां पे डिफरेंस क्या है कि आयरन इज नॉट अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट वेराज सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है उनको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। ओके, सोडियम डज नॉट नीड एन एक्सटर्नल सपोर्ट in order to react, whereas because iron is not a highly reactive element, which is why it requires external support or it requires heat or it requires water in the form of steam. उसी तरह से because fluorine is highly reactive, it does not require sunlight. Is that clear? Last point में it removes all the H to form HF. It removes all the H to form HF and leaves carbon behind. Clear हुआ सभी को? Done. All right, let's continue. ना फ्लोरिनेशन के केस में आपको और कभी भी क्वेश्चन इसके आगे नहीं मिलेगा, राइट? आपको अगर कभी मिलेगा भी तो भी आपको यही समझना है कि आप सारे के सारे हाइड्रोजन का HF बना दो एंड कार्बन जो है वो एज इट इज रहेगा। नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्लोरिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्लोरिनेशन। नाउ क्लोरीन के केस में देखो आपका रिएक्शन कैसे होता है कि सपोज कर हम CH4 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? CH4 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hmu। यहाँ पे हम लाइट का यूज करते हैं। आप हो सकता है कई बार पढ़ो कि सनलाइट, राइट? आप हो सकता है कई बार पढ़ो कि सनलाइट और मे बी अल्ट्रा वायलेट रेज, दोनों का मतलब सेम ही है, राइट? मे बी यू विल यूज अल्ट्रा वायलेट रेज और यू विल यूज डिफ्यूज्ड सनलाइट। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम यूज करते हैं यूवी रेज, ओके, और वी यूज डिफ्यूज्ड सनलाइट, राइट? सो यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि पहले आपका फॉर्म होगा CH3Cl प्लस HCl। देखा से देखो अब आपको समझ में आ गया होगा जो हमने लिखा था CaHb प्लस X2 गिव्स यू CaHb माइनस 1x प्लस HX। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगेन हम यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज क्लोरीन इज ऑल्सो सफिशिएंटली रिएक्टिव, तो इसलिए हम डायरेक्ट सनलाइट यूज नहीं करते, राइट? अब देखो, लेकिन इसी रिएक्शन को मैं कंटिन्यू करवाते जा सकता हूँ। इसी रिएक्शन को मैं कंटिन्यू करवाते जा सकता हूँ का मतलब क्या है कि CH3Cl वापस से Cl2Hmu के साथ रिएक्ट करता रहे। ओके, दिस विल देन फॉर्म CH2Cl2। ओके, ऑब्वियसली दिस विल आल्सो कंटिन्यू टू रिएक्ट विद Cl2Hmu। ये मुझे देगा CHCl3। ऑब्वियसली हर स्टेप में प्लस HCl भी फॉर्म हो रहा है, बट दिस इज नॉट व्हाट इज रेलेवेंट। फिर इसके अलावा ऑब्वियसली आप इसको फिर से रिएक्ट करवाओगे Hmu टू गिव यू CCl4। ओके, सो हमें क्या समझना है कि आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो तब तक नहीं रुकता है, या आपका क्लोरिनेशन रिएक्शन तब तक नहीं रुकता है जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। ये पूरा आप कंप्लीट कर लो। ओके, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्लोरिनेशन continues till all the hydrogen gets replaced by chlorine। okay, फिर in order, now this is very important, in order to obtain monochloro product,
इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ब्रैकेट में एज मेजर, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन का लैंग्वेज कई बार आपको वैसे दिया जाए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट को कई बार आप एज MCP भी पढ़ोगे, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट द हाइड्रोकार्बन must be taken, the hydrocarbon must be taken in large excess। पहले आप लिख लो, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। हर स्टेप में लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? राइट, फर्स्ट पॉइंट तो ऑब्वियस है, फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या एक्सप्लेन करूं। कंप्लीट हो गया? ओके, सो फर्स्ट पॉइंट तो ऑब्वियसली, फर्स्ट पॉइंट में तो देखो एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। सेकंड पॉइंट देखो, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने उसमें एक ही क्लोरीन ऐड किया है। ओके, सो अगर मैं इसको लेबल करूं, लेट्स से दैट दिस इज A, B, C, D एंड E, तो बताओ इसमें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कौन सा हुआ? ऑब्वियसली आपका ए आएगा, राइट। एंड टिपिकली आपको क्वेश्चंस में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही दिया रहता है, आपको एट बेस्ट मोनोक्लोरो या फिर मैक्सिमम आपको डाइक्लोरो तक ही दिया रहता है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मोनो या डाई तक ही क्यों दिया रहता है, बट फॉर द मैटर अंडरस्टैंड कि आपको टिपिकली MCP या फिर DCP ही पूछा जाता है। MCP इज मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, DCP इज डाइक्लोरो प्रोडक्ट। ओके, नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट। नाउ हाइड्रोकार्बन मस्ट बी टेकन इन लार्ज एक्सेस का मतलब क्या हुआ? वेरी सिंपल, देखो सपोज करो कि आपके पास एक कंटेनर में यू हैव, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 moles of, मैंने यहाँ पे CH4 लिया है, राइट। सो लेट्स से यू हैव 100 moles of CH4, ओके। एंड इसमें सपोज करो कि आपने 1 mole of Cl2 ऐड किया है। ओके, लेट्स से आपने इसमें 1 mole of Cl2 ऐड किया है। यू हैव 100 moles of CH4 एंड यू हैव एडेड 1 mole of Cl2। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इसमें से 0.5 moles रिएक्ट कर गया है। ओके, मैंने रैंडमली बोल दिया है, लेट्स से कि 0.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट कर गया है। तो अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या होगा कि आई हैव 99.5 मोल्स ऑफ CH4, ऑलराइट, I have 0.5 moles of CH3Cl and I still have 0.5 moles of Cl2. Yes or no? Plus HCl, whatever, but HCl is not that important. Okay, present situation ये होगा अगर हाफ मोल रिएक्ट कर गया तो। ना अब देखो, अब अगर मेरा Cl2 फर्दर रिएक्ट करेगा, ओके, अब अगर मेरा Cl2 का मॉलिक्यूल फर्दर रिएक्ट करना चाहता है, तो व्हाट आर दी चांसेस कि वो कौन से मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, CH4 से या CH3Cl से? व्हाट आर दी चांसेस कि वो किससे कोलाइड करेगा? ऑब्वियसली CH4 से कोलाइड करेगा, क्योंकि ये तो 99.5% ऑफ द अमाउंट ऑक्यूपाई कर रहा है, वेयर एज ये तो सिर्फ 0.5% ही ऑक्यूपाई कर रहा है। सो ऑब्वियसली Cl2 के चांसेस क्या है कि वो CH4 के साथ ही रिएक्ट करे। ओके, सो विच इज व्हाई द हाइड्रोकार्बन इज टेकन इन अ लार्ज एक्सेस, ताकि आपका जो भी क्लोरीन है उसके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहे कि वो हाइड्रोकार्बन के साथ ही कोलाइड करे या हाइड्रोकार्बन के साथ ही रिएक्ट करे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? OCl नहीं है वो, 0.5 कुछ और होगा। ओके, 0.5 Cl2, मतलब मैंने 1 मोल लिया था, 0.5 रिएक्ट कर गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? विच इज व्हाई हाइड्रोकार्बन मस्ट बी टेकन, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये चीज काफी कॉमनली CBSE में आता है कि अगर आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट चाहिए, देन व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन MCP एज मेजर प्रोडक्ट। ओके, या अगर आपको सिर्फ MCP ही चाहिए तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? सो इन दैट केस द आंसर इज हाइड्रोकार्बन मस्ट बी टेकन इन अ लार्ज क्वांटिटी और इन अ लार्ज एक्सेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
ओके एंड अगेन लाइक आई सेड टिपिकली आपको एमसीपी ही पूछा जाएगा, ऑलराइट। सो नाउ अब देखो आपको क्वेश्चन टिपिकली कैसा आएगा। आपको एग्जांपल दे देगा कि लेट्स से यू आर गिवन दिस कंपाउंड, ओके, एंड यू हैव टू राइट ऑल दी एमसीपी। ओके, आपको एग्जैक्टली कई बार बुक्स में ऐसा ही दिखेगा एमसीपी, राइट। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, या फिर आपको ये समझना है कि दिस इनडायरेक्टली मींस Cl2H म्यू, ऑलराइट। नाउ अब देखो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यानी कि मैं एक ही क्लोरीन ऐड कर सकता हूं, तो यहाँ पे कितने पोजीशंस हैं जहां पर कि मैं यूनिकली क्लोरीन ऐड कर सकता हूं, बताओ। करेक्ट, यहाँ पे दो ही पोजीशंस है, पहला एंड लास्ट वाला तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन है, तो मैं कोई भी एक पे ऐड करता हूँ, ओके। एंड देन दूसरा ये वाला यूनिक पोजीशन है, सो हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स डू आई हैव और डू आई गेट टू मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, टू मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, ऑलराइट। एक तो ये आएगा, दूसरा एक और ये आएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ जाएगा कि हाउ मेनी एमसीपी आर देयर, तो आप बोलोगे अच्छा इन दिस केस देयर आर टू एमसीपीज। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ऑलराइट। सेम चीज ये वाला अब आप करो। टेल मी हाउ मेनी एमसीपीज आर देयर। राइट, सो अगेन दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या यूनिक पोजीशंस है, ये पोजीशन और ये पोजीशन तो एग्जैक्टली सेम है, सो आई गेट वन, ओके, एंड देन टू, थ्री एंड फोर, सो मेरे पास यहाँ पे चार प्रोडक्ट्स आएंगे। चेक करो, समझ में आया सभी को? क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, लेट्स ट्राई वन मोर। देखो बहुत डिफिकल्ट सवाल है, कितने आएंगे बताओ। बहुत डिफिकल्ट सवाल है। सो आई हैव टू ऑप्शंस सो फार, एक ने बताया वन, एक ने बताया थ्री, क्या आएगा बताओ। I have two answers so far, one and three. क्या आएगा बताओ। अच्छा, एक थ्री वाले ने आंसर चेंज कर लिया, राइट। यहाँ पर एक ही आएगा, ऑल पोजिशन आर एग्जैक्टली द सेम, ऑल पोजिशन आर एग्जैक्टली द सेम, तो यहाँ पे आपका एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएगा, ये जानो, राइट ना। अब देखो आपको डाई क्लोरो कैसा पूछ सकता है, वेरी सिंपल। आपको सपोज करो सेम क्वेश्चन ही है, राइट, सेम क्वेश्चन ही है, एंड इस पे आप डीसीपी कर रहे हो। डीसीपी इज बेसिकली डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स। अब आप ट्राई करो, बताओ कितने प्रोडक्ट्स आएंगे। अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। तो देखो डीसीपी करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आप एक क्लोरीन ऐड कर दो, राइट। फर्स्ट यू ऐड वन क्लोरीन, सो अगर एक क्लोरीन में ऐड करो तो मुझे तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, ये वाला। एंड देन अब आप इस पे सेकंड क्लोरीन ऐड करो, तो इसके लिए मेरे पास यूनिक पोजीशंस कितने हैं, वन, टू, थ्री एंड फोर, राइट। सो आई हैव फोर यूनिक पोजीशंस, दैट इज, एक मेरा आएगा ये वाला, दूसरा एडजेसेंट, तीसरा और थोड़ा दूर, एंड चौथा अपोजिट। देखो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? कंप्लीट हुआ क्या? ये मैंने आपको इसमें करवाया था, ये मैंने आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म काउंट करने के लिए करवाया था। डन? यस यस, ऑल ऑफ दीज विल फॉर्म, ऑल ऑफ दीज विल फॉर्म। कंप्लीट हुआ क्या? आप लोगों ने होमवर्क कर लिया क्या? मैंने देखा तो नहीं, नहीं किया? कर लो।
ठीक है, कल तक का तो आपके पास टाइम है। कौन सा ड्रॉप बॉक्स वाला? आपके पास ही की तो ड्रॉप बॉक्स का लिंक है, आपके पास ही की ड्रॉप बॉक्स का लिंक है ना, ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड कर देना। आपके जो भी होमवर्क कंप्लीट हो ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड कर देना। आपका होमवर्क जो मैंने दिया था स्टेज बी वाला, कौन सा मैंने देखा नहीं भाई, अभी आपने मैसेज किया क्या? अच्छा, वन मोर थिंग, सो समबडी सम ऑफ यू मेंशनड कि आपका और आपका आंसर और स्टेज बी का आंसर मैच नहीं कर रहा है। सो जिसका मैच नहीं कर रहा है, आप मुझे अलग से बताना कि ये वाला आंसर मैच नहीं कर रहा है। ओके, बिफोर यू सबमिट योर होमवर्क, आप बाकी का कंप्लीट कर लो, वो क्वेश्चन में आप स्पेस छोड़ देना। ओके, कंप्लीट मत करना, स्पेस छोड़ देना, एंड देन यू सेंड मी कि इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, देन आई विल चेक एंड आंसर कि अच्छा कौन सा आ रहा है। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा उसके लिए आप स्पेस छोड़ देना। ओके, जो भी क्वेश्चन आपके लिए आपसे सॉल्व नहीं हो उसके लिए आप स्पेस छोड़ देना, ताकि जब मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूं आप उसी पे लिख के वापस से अपलोड कर दोगे। ठीक है, ताकि सीक्वेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट टू बी मेंटेन, वरना आप लोग खुद ही खोजते रह जाओगे। फिर जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ उसके लिए आप स्पेस छोड़ देना। जीओसी मंडे टेस्ट में टिल टुमारो, कल तक मैं जितना पढ़ाऊंगा। ओके, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा। हाँ, ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज, हम क्लोरिनेशन में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वी आर कंटिन्यूइंग इन क्लोरिनेशन, राइट। इसमें आप लिखो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इस मंथ का यूडीमी कोड, आपको इस मंथ का यूडीमी कोड क्यों चाहिए? आपने तो ऑलरेडी साइन अप कर लिया होगा। वंस यू साइन अप यू डोंट नीड इट एनी मोर, यू हैव साइंड अप एंड एनरोल्ड, राइट। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, साइन अप करके एनरोल किया कि नहीं किया? फिर से मांग रहा है वन ऑफ यू। चलो ठीक है, मेरे पास एक कोड है, आई विल सेंड यू द कोड। वन ऑफ यू जस्ट मेक अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ रजिस्टरिंग, ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए। जस्ट मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑफ यू रजिस्टरिंग एंड जस्ट सेंड इट टू योर ग्रुप। नाउ नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। मैं कोड भेज दूंगा आपको, ये भी एक एक रैंडम ईमेल आईडी से बना के रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में डाल देना, राइट, ताकि सबको पता चले कि एनरोल कैसे करते हैं। नाउ ध्यान दो, सो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? स्पेसिफिकली इन केस ऑफ क्लोरिनेशन, राइट, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ क्लोरिनेशन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, इसका मतलब आपको अभी समझ में आएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 1:3.8 is to 4.5. Okay, and sometimes for calculation, okay, sometimes for calculation, not always, very rarely, sometimes for calculation we can use as 1:4:5. okay, but ये चीज आप rarely ही use करना। okay, use this very rarely, typically आप ये वाला ही follow करना। okay, पहले आप इस चीज को लिख लो, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। लिख लिया? All right, now let's go back to the first question that we have discussed. ये लिख लिया सभी ने? ये लिख लिया? All right, now let's go back to the first question that we have done, that is कि अगर सपोज करो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया एंड अगर मैं आपको इस पे एमसीपी के प्रोडक्ट्स लिखवा रहा हूँ, ओके, एचमी, तो इसमें देखो मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे। इसमें मेरे पास एक तो ये प्रोडक्ट आया, राइट, एंड दूसरा मेरे पास ये प्रोडक्ट आया। नाउ द क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा इज what is the ratio of products obtained, what is the ratio of products obtained, कि ये 1:2 रेशियो में है, 2:3 रेशियो में है, 15:20 रेशियो में है, किस रेशियो में है, राइट। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स obtained। सो अब देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल। जब मैं प्रोडक्ट ए बना रहा हूं, ओके, लेट्स लुक एट प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, राइट। जब मैं प्रोडक्ट ए बना रहा हूं तो इसका मतलब मैंने क्लोरीन जो है वो मैंने इस पोजीशन पे ऐड किया, यस और नो, एंड इस पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है जिसको कि रिप्लेस करने से मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है, करेक्ट। आई हैव 2 हाइड्रोजन विच आर रिप्लेसेबल
राइट, आई हैव टू हाइड्रोजन व्हिच आर रिप्लेसेबल व्हिच विल गिव मी दिस प्रोडक्ट। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, एंड ये कौन सा डिग्री हाइड्रोजन है बताओ? इज दिस 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 और 3? कौन सा है ये बताओ? करेक्ट, सो दिस इज सेकंड डिग्री हाइड्रोजन। तो ये जो है ये एक सेकंड डिग्री हाइड्रोजन से आया। राइट, लेट्स लुक एट दिस वन नाउ। ये जो है सबसे पहले ये कौन सा डिग्री हाइड्रोजन से आया बताओ? करेक्ट, ये मेरा एक 1 डिग्री हाइड्रोजन से आया। राइट, एंड यहाँ पे ऐसे कितने हाइड्रोजन है जिसको कि रिप्लेस करने पे मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा? वापस सोचो, इट्स नॉट 3, इट्स, बताओ कितना आएगा? करेक्ट, इट्स एक्चुअली 6 हाइड्रोजन। राइट, यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन इसको की रिप्लेस करने से मुझे ये प्रोडक्ट मिलता है, एंड यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। व्हाई? बिकॉज दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन आर एग्जैक्टली द सेम। राइट, तो यहाँ पे मेरे पास 6 ऐसे हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करने पे मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, सो मेरे पास यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 है। 1 डिग्री हाइड्रोजन तो मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। देखो, फिर से देखो, मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हुए, ये पार्ट पहले क्लियर हुआ। ओके, नाउ ये प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, ओके, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल? ओके, आई हैव 8 हाइड्रोजन हियर, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे ऐसे कितने हाइड्रोजन है जिसको कि मैं रिप्लेस करूं तो मुझे यही प्रोडक्ट मिलेगा? आई हैव 2 हाइड्रोजन। राइट, सो इसको प्रोडक्ट ए ऑब्टेन करने के लिए आई हैव 2 हाइड्रोजन दैट आई कैन रिप्लेस टू गेट प्रोडक्ट ए। राइट, एंड बी प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए मैं कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता हूं? करेक्ट, सो देयर आर 6 हाइड्रोजन जो कि मैं रिप्लेस कर सकता हूं टू ऑब्टेन प्रोडक्ट बी। क्या ये पार्ट आपको क्लियर हुआ? ऑलराइट, नाउ प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए बनाने के लिए जो मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस किया है वो कौन सा डिग्री है? करेक्ट, वो सेकेंड डिग्री है। सो 2 हाइड्रोजन इनटू सेकेंड डिग्री। एंड प्रोडक्ट बी बनाने के लिए जो हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया है वो कौन से टाइप का है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? करेक्ट, वो आपका 1 डिग्री है। समझ में आना आप सभी को अब? ओके, नाउ अब देखो, अब जो मैंने रिएक्टिविटी लिखा था, ऑलराइट, अब जो मैंने देखो रिएक्टिविटी लिखा था ये वाला, ऑलराइट, सो ए प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन इनटू इनका रिएक्टिविटी 3.8। ऑलराइट, दिस इज ए प्रोडक्ट का रेशियो या ए प्रोडक्ट का अमाउंट। एंड बी प्रोडक्ट का कितना आएगा? 6 हाइड्रोजन इनटू 6 हाइड्रोजन इनटू 1 डिग्री का रिएक्टिविटी क्या था बताओ? करेक्ट, 1 डिग्री का रिएक्टिविटी 1 था। सो अब देखो मेरा ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा? वेरी सिंपली 7.6:6। इज दैट क्लियर? ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ये वाला कंप्लीट कर लो फटाफट। सो द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज 7.6:6। फर्स्ट फिगर में 2 हाइड्रोजन मिडिल में रिप्लेसेबल नहीं होगा, मतलब आप ऐसे समझो ना कि मेरे पास कितने हाइड्रोजन का ऑप्शन है जो कि रिप्लेस करने से मुझे ये मिलेगा। राइट, थिंक ऑफ इट इन दिस वे। चलो आप एक और एग्जांपल लो, देखो आपको क्लियर हो जाएगा। इज दिस वन डन? Is this one done? All right, let's try one more. क्या how 2H, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे ना, यहाँ पे I have 2 हाइड्रोजन, yes or no? राइट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मेंशन किया। कहाँ का आपने कॉपी नहीं किया बताओ? जहां का भी कॉपी नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो। डन। वेरी रेयरली यूज फॉर कैलकुलेशन। जब मैं बोल रहा होता हूँ तो आपका ध्यान कहाँ पे होता है? 1:3.8:4.5। डन। डन, ऑलराइट, ये वाला आप ट्राई करो। ऑलराइट, आपको यही बताना है मुझे, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ट्राई करो एक बार। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स आएंगे? करेक्ट, यहाँ पे मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स आएंगे। ओके, मेरे पास एक प्रोडक्ट तो ये होगा
एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट ये होगा, यस और नो? ओके, लेट्स कॉल दिस ए, लेट्स कॉल दिस बी। ऑलराइट, नाउ ए प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए मेरे पास कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करने का ऑप्शन है? करेक्ट, ए प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए आई हैव 6 हाइड्रोजन का ऑप्शन। ओके, एंड सारे के सारे हाइड्रोजन कौन से डिग्री है बताओ? करेक्ट, सारे के सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक आउट बी ऑप्शन। बी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए मेरे पास कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करने का ऑप्शन है? करेक्ट, आई हैव 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करने का ऑप्शन, एंड सारे के सारे कौन से डिग्री के हैं बताओ? करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर सेकंड डिग्री हाइड्रोजन। बस अब तो आपको समझ में आ ही गया। ऑलराइट, सो देखो ये मेरा रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6:2। तो ये आपका 4 × 3.8, 4 × 3.8 जो भी इसका वैल्यू आता है। इज दैट क्लियर? जो भी इसका वैल्यू आएगा। क्लियर हुआ सभी को? ऑब्वियसली आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, राइट? ऑब्वियसली आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो। जैसे आपका रेशियो आ गया तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो। इफ दिस इज इन द रेशियो A:B, तो परसेंटेज कैसे आएगा? A/A+B × 100 या B/A+B × 100? यस और नो? राइट, लेट्स टेक वन फॉर एग्जांपल। नाउ ये वाला स्लाइटली डिफरेंट होने वाला है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस क्यों हुआ था? कौन से वाले क्वेश्चन में, इसमें या इसके पहले? इसके पहले, इसके पहले 2 रिप्लेस नहीं हुआ था। मैं बोल रहा था कि आप कितने रिप्लेस कर सकते हो, हाउ मेनी कैन यू रिप्लेस। सो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हुआ, तो आई कैन रिप्लेस आइदर ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड गेट द सेम प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला भी आप खुद से ट्राई करो। राइट, MCP एंड रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बताओ कितने प्रोडक्ट्स आए? वेरी गुड, यहाँ पे मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स आएंगे। सो फर्स्ट प्रोडक्ट वुड बी दिस वन, second product would be this one, and third product would be this one. क्या ये पहले सबको क्लैरिटी आया? So let's call this is A, this is B, and this is C. Alright, अब आप ट्राई करो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाले में बताओ कितने हाइड्रोजन पॉसिबल है? फर्स्ट वाले में हाउ मेनी हाइड्रोजन? करेक्ट, 6, एंड सारे के सारे क्या है? 1 डिग्री है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, 6 × 1 = 2। राइट, नाउ बी वाले को फॉर्म करने के लिए मेरे पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? बी वाले के लिए आई हैव, वेरी गुड, बी वाले के लिए आई हैव 4, एंड सारे के सारे कैसे हाइड्रोजन है? सारे के सारे सेकंड डिग्री है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इंटू 3.8, राइट, = 2। सी फॉर्म करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? करेक्ट, आई हैव 2 ऑप्शंस ऑफ हाइड्रोजन, एंड ये दोनों हाइड्रोजन कौन से डिग्री के? दीज आर सेकंड डिग्री। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 3.8 आ जाएगा। ठीक है, चेक करो, ये आंसर आया। अब आप सभी को समझ में आया? राइट, ऑलराइट, लेट्स टेक वन लास्ट क्वेश्चन। लेट्स से, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इट्स नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट। ऑलराइट, सेम चीज, MCP एंड रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स। हमने MCP तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, बस अब आप रेशियो निकालो। फोर और टू देखो कैसे आया। ऑलराइट, सो मुझे लगा था लोग यहीं पे कंफ्यूज होंगे। 4 और 2 देखो कैसे आया। सो यहाँ पे आई हैव, सी, यहाँ पे आई हैव हाइड्रोजन, यहाँ पे आई हैव हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, राइट, एंड यहाँ पे। ठीक है, कार्बन 1, कार्बन 2,
कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5. ऑलराइट, नाउ इस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए ऑलराइट कौन कौन से कार्बन पे मुझे क्लोरीन ऐड करने से बी प्रोडक्ट मिलेगा, बताओ. ऑन व्हाट कार्बन्स कैन आई ऐड अ क्लोरीन और कैन आई रिप्लेस अ क्लोरीन टू ऑब्टेन प्रोडक्ट बी? दिस इज C1, C2, C3, C4, C5. बताओ. करेक्ट, C2 एंड C4, राइट. C2 एंड C4, क्योंकि ये दोनों सेम पोजीशन ही है. तो C2 एंड C4 पे मेरे पास कुल मिला के कितने हाइड्रोजन है? करेक्ट, तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन है. ऑलराइट, एंड सी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए क्लोरीन मैंने कौन से कार्बन पे रिप्लेस किया? मैंने C3 पे रिप्लेस किया. एंड C3 पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है. क्लियर हुआ? ऑलराइट, ये वाला कंप्लीट करो. सो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है. सो हियर यू ऑब्वियसली हैव 4 MCP प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे आएगा क्लोरीन, प्लस यहाँ पे आएगा क्लोरीन, देखो बहुत डिफिकल्ट, प्लस यहाँ पे आएगा क्लोरीन एंड प्लस यहाँ पे आएगा क्लोरीन. देखो समझ में आएगा. दिस इज A, B, C एंड D. ऑलराइट, मैं यहीं पर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ. राइट, मैं यहीं पर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ. नाउ ए प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए मेरे पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? कितने बताओ, 3 है या 6 है? अच्छा, किसने 4 भी बोला? कितने बताओ, 3, 6, 4 कितने हैं? लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. कितने होंगे बताओ? 6 हाइड्रोजन आएंगे. राइट, देयर विल बी 6 हाइड्रोजन. व्हाई? बिकॉज दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन आर एग्जैक्टली द सेम. क्लियर हुआ? 6 हाइड्रोजन आएंगे. राइट, सो दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है. सो वी हैव टू काउंट द हाइड्रोजन ऑफ ऑल ऑफ दीज. एंड ये सारे के सारे 1 डिग्री है. सो 6 into 1. क्या नहीं समझ में आया? ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, प्रोडक्ट ए ऑब्टेन करने के लिए, देखो मैं यहाँ पे क्लोरीन ऐड करूं, ऑलराइट, या फिर मैं यहाँ पे क्लोरीन ऐड करूं, दोनों प्रोडक्ट सेम होगा कि नहीं होगा? डायग्राम पे मत जाओ, नॉमेनक्लेचर पे जाओ. दोनों प्रोडक्ट सेम होगा. राइट, दोनों प्रोडक्ट सेम होगा. तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, सेम चीज. यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, टोटल में कितने हुए? 6 हुए. देखो हम यहाँ पे रिप्लेस एक्चुअल में, सी व्हाट, व्हेन वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स वी आर नॉट एक्चुअली रिप्लेसिंग ऑल ऑफ देम, वी आर सीइंग हाउ मेनी ऑप्शंस डू वी हैव. राइट, सो ए प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए मेरे पास कितने हाइड्रोजन का ऑप्शन था? मैंने रिप्लेस अल्टीमेटली एक ही किया, बट मेरे पास ऑप्शन कितने थे? ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन 6 थे. समझ में आया सभी को? नाउ बी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए मेरे पास कितने हाइड्रोजन का ऑप्शन था? करेक्ट, मेरे पास एक हाइड्रोजन का ऑप्शन था. एंड ये कौन सा डिग्री था बताओ? करेक्ट, ये 3rd डिग्री था. तो मैं यहाँ पे किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ? करेक्ट, आई मल्टीप्लाई दिस विद 4.5. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ सी प्रोडक्ट फॉर्म करने के मेरे पास कितने हाइड्रोजन का ऑप्शन था? करेक्ट, 2 हाइड्रोजन का ऑप्शन था. एंड यहाँ पे मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ? करेक्ट, 3.8 से. एंड डी वाले के लिए मेरे पास कितने हाइड्रोजन का ऑप्शन था? करेक्ट, 3 हाइड्रोजन का ऑप्शन था. एंड हर एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? ए बी सी डी, कोई डाउट है क्या? एंड ऑब्वियसली ये इसका रेशियो आ जाएगा. क्या बी सी डी डाउट है? यहाँ पे आपको एग्जैक्टली डाउट हो कहाँ है, मुझे तो पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है. देखो इसको पूरा देखो, फिर से देखो. देखो मेरे पास यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? मेरे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन. अच्छा चलो इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ ना. ऑलराइट, मेरे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है. ऑलराइट, यहाँ पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन है. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, एंड देन यहाँ पे आगे 3 है. ये सुनो. ओके, दिस इज C1, C2, C3, C4 एंड C5. देखो ये है कि नहीं है? राइट, अब ए प्रोडक्ट फॉर्म, चलो हम ए को, ए पे चलो हम लास्ट में आते हैं. लेट्स कम टू ए एट द वेरी एंड. हम पहले सिंपल वाला देखते हैं. लेट्स फर्स्ट सी प्रोडक्ट सी. ओके, नाउ प्रोडक्ट सी फॉर्म करने के लिए मुझे कौन से कार्बन पे, दिस इज C3, प्रोडक्ट सी फॉर्म करने के लिए मुझे कौन से कार्बन पे क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली C3 पे ऐड करना पड़ेगा. नाउ C3 पे कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? करेक्ट, C3 पे 2 अवेलेबल है. तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोजन आ जाएगा. एंड दोनों हाइड्रोजन कौन से डिग्री के हाइड्रोजन है बताओ? 2nd डिग्री हाइड्रोजन है. तो मैं यहाँ पे किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा? 3.8 से मल्टीप्लाई करूंगा.
Yes or no? Alright, then let's look at B. Now B प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्लोरीन कहां पे ऐड करना पड़ेगा? बी प्रोडक्ट ऑप्टेन करने के लिए, बी प्रोडक्ट के लिए, नॉट डी, बी, बी, करेक्ट। बी प्रोडक्ट के लिए ऑब्वियसली C2 पे, राइट, एंड C2 पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? C2 पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन है, राइट। एंड ये कौन सा है? थर्ड डिग्री है, तो थर्ड डिग्री यानी कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 4.5 से, राइट। नाउ डी प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए कौन से कार्बन पे मैं क्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट करूं? करेक्ट, C4 पे। तो C4 पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई दिस विद 1, राइट। नाउ ए प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए मैं कौन से कार्बन को रिप्लेस कर सकता हूं? कौन से कार्बन पे ऐड कर सकता हूं? C1 एंड C5, C1 एंड C5, C1 एंड C5, ऑलराइट। तो दोनों को मिला के कितने हाइड्रोजन हुए मेरे पास? करेक्ट, 6 हुए। तो 6 into 1, इज दैट क्लियर ना? ऑलराइट, सो ठीक है, आज के लिए हम इतना डिस्कशन करते हैं। वी विल कंटिन्यू इनऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर पहले कंप्लीट करना है, एक सेकंड रुको। सो आप आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास।